चलें जनाब, जरा अटेंडेंस सुन लें अपनी। अब्दुल दाइम, मोहम्मद अफान अरशद, जुहेब जुल्फ़िकार, शाहजेब नसीर, आशिर अहमद खान, Present, sir, present. हसन अकबर, कासिम अकबर, अली रजा, हाशिम जावेद, मोहम्मद मोहित, Present, sir. निशा खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद जिया, Present, sir. मोहम्मद कामरान हैदर, मोहम्मद आतिफ मंशा, मोहम्मद अनस, Sir. रिफा मेमू, प्रेजेंट सर। फिरोज खान, दाऊद विलियम, Present, sir. शेयर नहीं कर दाऊद शेयर नहीं कर विलियम, Present, sir. इसने शेयर नहीं करा सॉरी शेयर नहीं करा ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ मोहम्मद राफी यासीन, Present, sir. आतिफ मंशा प्रेजेंट है। उसकी चैट में आया कि इसका माइक खराब है। जावेद, जवाद जावेद, प्रेजेंट सर खैर नदीम, Present, sir. महीन लतीफ़ मुगल, मोहम्मद अली, Present. रोहा इसहाक, रोहा इसहाक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन, आतिका सलीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर सादिक, Present. मोहम्मद हमजा, Present, sir. मोहम्मद उस्मान, Present, sir. अब्दुल्ला जाहिद, प्रेजेंट सर मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा खान, Present, sir. रिमशा अमजद, Present, sir. काशिर अली, आशिर अली, वलीद अहमद वहीद, Present, sir. Waleed Ahmed. मायरा माजिद, मोहम्मद असद वलीद, प्रेजेंट सर मोहम्मद असद वलीद प्रेजेंट है। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, sir. सैयद मोहम्मद खालस रजा, Present, sir. हमजा बिशारत,
हिजर इकबाल, Present, sir. अरकम अल्ताफ। Present, sir. तो मैं एब्सेंटीज के नाम बोलता हूँ, अगर आप में से कोई आया तो प्रेजेंट बोल दे, मैं उसे मार्क कर देता हूँ। अब्दुल दाइम, मोहम्मद अफान अरशद, जुहेब जुल्फ़िकार, शाहजेब नसीर, देन हसन अकबर, देन कासिम अकबर, अली रज़ा, हाशिम जावेद, मोहम्मद कामरान हैदर, मोहम्मद आतिफ मंशा। सर आतिफ मंशा प्रेजेंट। बेटा आतिफ मंशा तो कोई लड़का होना चाहिए था। चैट में मैसेज आया। बेटा चैट का मैंने बताया तो है, आप मोबाइल से सेम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, माइक चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लास के दौरान कोई क्वेश्चन आ जाता है आपको, तो आप कैसे पूछेंगे? आप तो नहीं पूछ सकते। मीटिंग ज्वाइन करने का फायदा क्या है उसमें? महीन लतीफ मुगल, Present. देन फिरोज खान एब्सेंट है, देन मोहम्मद मोहसिन एब्सेंट है, आशिर अली एब्सेंट है, मायरा माजिद एब्सेंट है, हमजा बिशारत एब्सेंट है। सर जी सर मेरी प्रेजेंट लगा दे, मैंने अब माइक पे मीटिंग ऑन कर दी। क्या नाम है ओ आप? सॉरी, मोबाइल। मोहम्मद आतिफ। जी मैं लगा देता हूँ, ठीक हो गया। जी जनाब, लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंसी वगैरह पढ़ी थी, कोई इशू उसमें? नो सर। हमने जो है वो डिफरेंट ऑपरेटर्स जो थे उनकी प्रेसिडेंस, और जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाते थे तो एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व करके हमने चेक किया था कि हमारे एक्सप्रेशन जो है आइदर वो लेफ्ट टू राइट वैल्यूएट होंगे या राइट टू लेफ्ट जो है वो वैल्यूएट होंगे, जिसमें हमने देखा था कि हमारे तकरीबन सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए थे, और हमने देखा था कि जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, और जब हम एसोसिएटिविटी इन्वॉल्व करते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं और एक टाइम में एक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, मसलन के एक पार्ट सॉल्व करते हैं उसका, और फिर इस तरह हमने जो है वो सारे स्टेप्स की मदद से एक फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं, और उस सोल्यूशन को हमने जो है वो वेरीफाई किया था अपने C++ के प्रोग्राम के अंदर, कि किस तरह से हमने डायरेक्ट सी आउट स्टेटमेंट को वो देकर चेक कर लिया था कि आया जो हम एक्सप्रेशन बजरिया प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी सॉल्व कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमने फ्लोट डाटा टाइप के ऊपर भी थोड़ा सा काम किया था, कि हमने कहा था कि अगर हमने पॉइंट्स के अंदर वैल्यू को लेना है, स्टोर करना है, तो जो C++ हमें डाटा टाइप प्रोवाइड करती है वो डाटा टाइप हमारे पास क्या है? फ्लोट। फ्लोट फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अगर आप इंटीजर को किसी भी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो भी एक इंटीजर आएगा, चाहे आपने वैल्यू जो है वो फ्लोट में रखी हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ इंटीजर a, दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर b, इन दोनों को आपस में मैं डिवाइड कर देता हूँ और इसका आंसर फ्लोट में सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो यू विल फाइंड आउट कि आंसर जो है वो इंटीजर ही आएगा। यही वजह थी कि जब कुछ बच्चे वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन लैब का कर रहे थे तो दे विल फाइंड आउट कि जब वो 5% निकालना उन्होंने, तो वो 5 डिवाइडेड बाय 100 करते थे और उसको मल्टीप्लाई कराते थे किसी चीज़ के साथ,
तो जब वो इस तरह करते थे तो उनका आंसर जो है वो डायरेक्टली 0 आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने 5.0 या 100.0 किया तो उनका आंसर जो है वो एग्जैक्टली ठीक आ गया था। इसको हम एक दफ़ा दोबारा क्विकली गो थ्रू करते हैं कि किस तरह इंटीजर डिवाइड बाय एन इंटीजर जो है वो एक इंटीजर आंसर ही जो है वो सेव करता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज क्विज है। बेटा क्विज अगली क्लास में होगा। ओके सर। था कि फॉर एग्जांपल इंटीजर a इज इक्वल्स टू 5, इंटीजर b इज इक्वल्स टू 10, फ्लोट टू a डिवाइडेड बाय b कर लेता हूं। तो जब मैं सी आउट करूंगा फाइंड आउट कि हमारे पास जो आंसर है वो 0 आएगा। अब देखिए आंसर हमारे पास 0 आ गया। क्यों 0 है? क्योंकि मैंने इंटीजर को एक इंटीजर से डिवाइड किया है। मैं इनमें से कोई भी एक आइदर 1 और आइदर दोनों पैरामीटर्स अगर मैं फ्लोट कर दूं तो तब मेरे पास जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको कहा जाता है कि 5% ऑफ दैट अमाउंट, 6%, 10% ऑफ दैट अमाउंट और आप 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर जो है ना वो गलत आ जाएगा। तो उसके लिए बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप या तो एक नंबर वेरिएबल फ्लोट में ले लें, एक वेरिएबल, और देन डिवीजन कर लें। मतलब 5% का आ गया मुझे, तो मैं अगर इस तरह लिख लेता हूँ तब हमारा जो एग्जैक्टली 5% ठीक आ जाएगा। जहाँ आप डायरेक्ट 5% लिखना चाहते हैं तो आप 0.5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो काम भी बिल्कुल ठीक होता है। तो इस तरह से आपका इंटीजर बाय डिवाइडेड बाय एन इंटीजर शुड बी एन इंटीजर। फिर हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस को इफ कंडीशन के अंदर भी लगाकर देखा था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंटीजर a इज इक्वल्स टू else execute। ना बताएं इसमें क्या आंसर आएगा। जी, इफ चलेगी कि एल्स चलेगी? सर एल्स चलेगा। एल्स क्यों चलेगा? सर पॉइंट में जवाब आ रहा है। ये पॉइंट्स में तो जवाब आ ही नहीं सकता ना। मैंने यही कहा था कि कंडीशन थोड़ी अजीब सी है। इंटीजर डिवाइड बाय एन इंटीजर शुड बी एन इंटीजर। इसका मतलब है कि होल नंबर आंसर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो सर चलेगा। ठीक है, तो लेट से a को b से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 0 है। 0। तो इफ के अंदर क्या आ जाए? 0। जब इफ के अंदर 0 आएगा तो इफ क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जब इफ फॉल्स हो जाएगी क्या तो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा? एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आयन चलाकर देखते हैं। अब देखिए एल्स एग्जीक्यूट हुआ। इसकी अभी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेप्थ में करते हैं। प्लस जी, अब क्या होगा? अब फौरन से ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन्वॉल्व करनी पड़ गई हमें कि डिवीजन की ज्यादा है कि प्लस की ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है डिवीजन की ज्यादा है। तो जब मैंने a डिवाइडेड बाय b किया तो आंसर 0 आ गया, उसमें +1 किया तो आंसर 1 आ गया।
तो हमारी क्या होगी, अब इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लें जनाब, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको टेस्ट करने के लिए ना एक काम और करता हूं। मैं कहता हूं मैं एक्सप्रेशन की बजाय कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूं। क्या होगा इसमें? सर आपने ट्रू कर दिया ना कंडीशन। कैसे? मैंने तो 100 दिया सिर्फ। लेकिन सर 0 नहीं है तो 0 फॉल्स होती है, उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी वो ट्रू ही होगी, नॉन नेगेटिव। हाँ, आपकी जो इफ कंडीशंस होती है ना, आपका जो इफ का स्ट्रक्चर होता है कंडीशंस का, इफ कहती है कि मैं सिर्फ 0 के ऊपर फॉल्स हूं, अदरवाइज आप कोई भी नॉन जीरो वैल्यू मुझे इनपुट दे दें तो मैं ट्रू हो जाती हूँ। फॉर एग्जांपल हम 100 पे टेस्ट करते हैं इसको, तो आप देखें इफ कंडीशन रन्स, मैं इसको -100 पे टेस्ट कर लेता हूँ, तो यू विल फाइंड आउट के इफ कंडीशन रन्स। तो इफ कंडीशन में नॉन जीरो अगर आप वैल्यू किसी भी तरह आ जाए, नॉन जीरो वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन की बेस पे आ जाए या हार्ड कोडेड वैल्यू आ जाए, तो इफ कंडीशन क्या होती है, ट्रू हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं a इज इक्वल्स टू b, क्या होगा इसका आंसर? इफ चलेगी सर लॉजिकली देखा जाए तो फॉल्स है, क्योंकि 5 इज नॉट फॉल्स हो गई। क्या होगा? कंपैरिजन होगा कि क्या 5 बराबर है 6 के, ठीक है, तो रिटर्न होगा फॉल्स, 0 रिटर्न होगा। तो इफ में 0 आ जाए तो क्या होता है, वो फेल हो जाती है। तो क्या एग्जीक्यूट हो जाता है? एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। सर ये क्वेश्चन देखिए था एल्स रन। जी जनाब। सर, क्वेश्चन ये है कि सर हम ना एक और नया वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं साम के नाम से, और सर फिर हम ना इनपुट अंदर ए और बी दे देते हैं 0, और फिर इफ के अंदर लिखते हैं इफ सम, तो फिर सर वो एल्स पे मूव होगी क्योंकि सम तो 0 बन रहा है, हमने दोनों इनपुट ही 0 दिए हैं। अब सम इज इक्वल्स टू 0, जी, ठीक है जी। सम, लेकिन हम इफ के अंदर सिर्फ लिखते हैं सम। जी जी, तब भी 0 है ना। जी जी, वही बात है। आप एग्जीक्यूट करके देखें तो यू विल फाइंड आउट एल्स विल बी एग्जीक्यूट। तो किसी भी तरह आपका 0 आ जाए इफ कंडीशन के अंदर, तो आपका क्या हो जाता है, आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है। अच्छा, अब आप में से अक्सर बच्चे पता क्या करेंगे, जब वो कंपैरिजन करना चाहेंगे ना, वो कंपैरिजन करने की बजाय ना असाइनमेंट कर देंगे, एक इक्वल लगाएंगे। अब एक्चुअली क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर तो राइट टू लेफ्ट काम करता है, तो ए की वैल्यू भी अपडेट होके क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ए पहले 5 था, लेकिन आपने कंपैरिजन ऑपरेटर की बजाय वहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया, गलती से डबल इक्वल की बजाय सिंगल इक्वल प्लेस किया, तो आपकी जो वैल्यू है वो अपडेट होके 6 हो गई। उसकी वजह से आपके पास कंडीशन ट्रू हुई, तो आपका ए का वेरिएबल की वैल्यू भी क्या हो गई, अपडेट हो गई। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने कंपैरिजन और असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो हमेशा डबल इक्वल के तौर पे लिखा जाता है। जब आप डबल इक्वल लगाएंगे तो आपका जो ऑपरेटर है वो कंसीडर होगा एज कंपैरिजन ऑपरेट करना चाह रहे हैं आप। बट व्हेन यू प्लेस सिंगल इक्वल, तो इससे मुराद होता है कि अब आप कोई असाइनमेंट करना चाह रहे हैं। जी, डिफरेंस क्लियर हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर में?
सर कंपैरिजन ऑपरेटर में एक तो ये भी होता है ना, नॉट इक्वल टू, फिर उसके लिए क्या लिखेंगे? जी उस पे भी अभी आएंगे, पहले जरा सिर्फ असाइनमेंट और इस कंपैरिजन ऑपरेटर को समझ लें जब आप बराबर चेक करना चाहते हैं किसी चीज को। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। हम आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑपरेटर्स कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कोई ऑपरेटर छोड़ देंगे, लेकिन वो फिर इस तरह के सारे ऑपरेटर एक ही बार करने लग जाएंगे ना, तो फिर शायद चीजें कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरह हमने एक क्लास पूरी लगाई जिसपे हमने सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को रिजॉल्व किया था, क्योंकि डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, सब्ट्रैक्शन और मोड ये ना आप 1 क्लास से शायद करते आ रहे हैं, तो उनको एक क्लास में कवर करना बड़ा आसान होता है एज कंपेयर टू के आप सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स एक ही क्लास में कवर करें। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने ग्रेटर इक्वल टू जो है ना वो कंपैरिजन कर लिया कि जब भी मैंने बराबर चेक करना होगा कि दो चीजें बराबर हैं कि नहीं। ग्रेटर देन और लेस देन तो आप कवर करते ही आए हैं कि क्या ए बी से बड़ा है, बताएं जी। जी छोटा है। छोटा है, तो हमारी ए इज ग्रेटर देन बी, तो रिटर्न होगा फॉल्स। फॉल्स से मुराद है वैल्यू 0, तो जब वैल्यू 0 आएगी तो इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो एल्स हमारी रन हो गई, वो एक स्टेटमेंट पहले वाली है, तो लेट कमेंट इट आउट। हमारी जो है एक ऑपरेटर आपने पहले पढ़ा, डेट इज लेस देन, क्योंकि आप वो एक फ्लो चार्ट भी बना चुके हुए हैं कि ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ए इज ग्रेटर देन सी, तो ए जो है वो बड़ा नंबर है। तो लेस देन इक्वल टू के ऊपर भी आप काम कर चुके हुए हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम एक प्रॉब्लम लेते हैं जी। असाइनमेंट 1 हमारे पास जो थी हमारी, वो एक बड़ी सादी सी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने को दी गई थी। हमें कहा गया था कि जनाब लेट अस अज्यूम ये हमारे पास ना हमारे असाइनमेंट का एक क्वेश्चन था। असाइनमेंट में हमें उसने कहा था कि जनाब आपके पास एक स्टोरेज कंटेनर है जो कि 1.5 मेट्रिक टन ऑफ शुगर जो है ना वो कैरी कर सकता है। ठीक हो गया। फिर उसने बताया कि जो 1 मेट्रिक टन है आपके पास, वो अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 1000 kg है। ठीक हो गया। फिर उसने कहा कि आपने क्या करना है, आपने यूजर से ना दो चीजें इनपुट लेनी है। नंबर 1 कि एक शुगर बैग जो है वो कितनी अमाउंट होल्ड कर सकता है केजीज के अंदर। ठीक है जी। और एक आपने यूजर से लेना है कि वो जो बैग यूजर दे रहा है उसकी प्राइस क्या होगी सिंगल बैग की। कहते हैं इसके बाद आपने बता देना है कि 1.5 मेट्रिक टन को फुल करने के लिए कितने बैग रिक्वायर्ड है। सैंपल केस उसने हमें बताया, उसने कहा लेट से मैं एंटर करता हूँ 50 कि एक बैग जो है वो 50 kg होल्ड कर सकता है। तो 1.5 मेट्रिक टन को फुल करने के लिए 30 बैग रिक्वायर्ड होंगे, और एक बैग की प्राइस पर केजी प्राइस क्या है 115, तो एक बैग की प्राइस जो है वो 5750 हो जाएगी। तो ये उसने कहा था कि हमें जो है ना वो आप C++ में ना कोड भी करके बता दें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता,
मुझे जो इंफॉर्मेशन गिवन है मैं उसको यूज करने की कोशिश करता है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? वो गिवन है स्टोरेज कैपेसिटी की। तो लेट्स से कितनी है जी? 1.5 मेट्रिक टन विच इज इक्वल टू 1500 kg। क्योंकि 1 मेट्रिक टन जो है वो 1000 kg है, तो 1.5 क्या हो जाएगा? 1500 kg हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि आपने यूजर से 2 इनपुट कंसीडर करनी है। तो लेट से मैं यूजर को कहता हूं सी आउट एंटर द रेट ऑफ सिंगल बैग। ठीक है जी। तो अब मुझे ये वैल्यू स्टोर करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर डाटा टाइप का, रेट ऑफ सिंगल बैग। उसको मैं इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ 0 के साथ। अगेन इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस टाइम आप वेरिएबल डिक्लेयर करें उसी टाइम अगर आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दें तो ये आपकी इनिशियलाइजेशन भी हो जाती है। ठीक है जी। एक तरीका आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, कोई वैल्यू ना असाइन करें, विच इज नॉट रिकमेंडेड। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें उसी टाइम वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर दे, तो दिस इज कॉल्ड योर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जनाब मैंने इनपुट ले ली सिंगल बैग की, और उसके बाद वो मुझे दूसरी इनपुट कहता है जी प्राइस पर केजी जो है वो आपने यूजर से इनपुट लेनी है। इसको भी मुझे स्टोर करना है, तो लेट से मैं एक वेरिएबल जनरेट कर लेता हूँ प्राइस पर केजी। अगेन मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ ताकि हमारे सिस्टम में गार्बेज वैल्यू ना आ सके। अब वो कहते हैं कि आउटपुट में आपने बताना टोटल बैग्स कितने रिक्वायर्ड हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ टोटल बैग्स के नाम से। अब बेसिकली अब जो है वो हमने प्रोसेसिंग करनी है। टोटल बैग कैसे निकलेंगे? टोटल बैग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 मेट्रिक टन को फुल करना है, तो 1.5 स्टोरेज कैपेसिटी को डिवाइड कर दूंगा सिंगल बैग के वेट के साथ, तो मुझे पता लग जाएगा टोटल कितने नंबर ऑफ बैग्स मुझे रिक्वायर्ड है। टोटल बैग इज इक्वल्स टू स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिंगल बैग, ये आ जाएगा। और फिर मुझे एक बैग की प्राइस भी बतानी है, तो लेट्स से इंटीजर बैग प्राइस। अगेन मैंने उसे 0 से इनिशियलाइज करवा लिया। सिंगल बैग की प्राइस क्या जी कि सिंगल बैग का वेट जितना है उसको मल्टीप्लाई कर दें प्राइस पर केजी से। उसके बाद आप लिखते हैं सी आउट टोटल बैग रिक्वायर्ड। यहाँ पे आ जाएगा टोटल बैग of 1 बैग। सर जी सर ये जिस तरह आपने ये टोटल बैग इज इक्वल टू स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सिंगल बैग, ये जो आपने टोटल बैग ऊपर डिक्लेयर किया उसको हम यहाँ ड्रैग भी तो कर सकते थे इन टोटल बैग। जी जी वो आप बिल्कुल जो ये कहना चाह रहे हैं ना, वो कहना चाह रहे हैं कि सर हम ना यहाँ पे डिक्लेयर करने की बजाय यहाँ पे ये लिखते
जी बेटा, आप बिल्कुल इस तरह भी कोड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट आम तौर पे कहा जाता है कि आप वेरिएबल जो है ना वो सारे एक ही जगह इनिशियलाइज कर लें। अगर आप यहाँ करके भी करना चाहते हैं ना, कोई इशू नहीं है उस अप्रोच में भी। यस, यू कैन यूज दैट एज वेल। तो आप बेफिक्र होके कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें बस उसको अंडरस्टैंड करना मैं बता देता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है। उसमें होगा ये कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा और इसमें जो वैल्यू इनिशियलाइज की जाएगी ना वो इस एक्सप्रेशन के सॉल्व होने के बाद होगी। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में कोई एरर आ जाता है, फॉर एग्जांपल डिवाइड बाय 0 का, तो ये वेरिएबल में वैल्यू असाइन भी नहीं होगी। बस इतना सा फर्क है। मतलब अगर आप ये अप्रोच भी यूज करना चाहें कोई इतराज नहीं, आप वो कर सकते हैं। लें जनाब, हम एक टेस्ट केस पहले अपने वाला रन करते हैं। आप देखें एग्जैक्टली वही अमाउंट आ रही है जो हमें रिक्वायर्ड थी। मैं इक्वल टू लगा देता हूं ताकि रीडेबिलिटी आसान हो जाए। एंड 115, तो ये एग्जैक्टली वो टेस्ट केस। इसके अलावा अगर कोई आप टेस्ट केस रन करना चाहे, लेट्स से एक बैग का वेट 100 के है और 100 रुपये केजी चीनी है, तो मुझे 15 बैग रिक्वायर्ड है और 10,000 रुपया कीमत होगी हमारे एक बैग की। अच्छा, ये तो इतना काम जो था ना ये आपसे असाइनमेंट में रिक्वायर्ड था कि आप असाइनमेंट में सिर्फ ये काम करेंगे। अब मुझे एक चीज तो बताएं, क्या यूजर जो है सीन करने लगा है वो गलत इनपुट नहीं दे सकता? लेट्स से -10 और एक प्राइस है -50। हमारा प्रोग्राम ना फिर भी देखें डाटा कैलकुलेट कर गया। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू जो हम वेट के लिए ले सकते हैं? जी सर हम एक रेंज सेट कर दें। जी, रेंज ही सेट करने लगे। उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू जो वेट ले सकता है सिंगल बैग? 1 रखते हैं सर। 1 kg ले सकता है। और मैक्सिमम कितना ले सकता है? 1500 की। 1500 kg। क्यों? स्टोरेज कैपेसिटी। क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास क्या है? 1500 है। तो इससे ये मुराद है कि अगर यूजर इन दो वैल्यूज के रेंज में डाटा दे तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए उसको। तो आए देखते हैं कि हम इसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूं इफ वेट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये है। 0 से बड़ा होल नंबर क्या होता है? 1 होता है। या इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आप दोनों कंडीशन से लगा सकते हैं। तो मैं कहता हूं इज ग्रेटर देन 0। तो अब 0 से तो बड़ा हो गया यानी कि 1 आ गया, लेकिन कितना बड़ा जाएगा? मैक्सिमम क्या रेंज ले सकता है? सर मैक्सिमम रेंज 1500 ले सकता है। तो हम लिख देते हैं इफ लेस देन 1501। सॉरी, साइन हम उल्टा लगा गए। ये अगर तो मेरी वैल्यूज जो है वो 0 से बड़ी हैं यानी कि 1 2 3 4 5 और लेस देन 1501 है, तो मैं उसे कहूंगा कि जनाब आपकी वेट्स की वैल्यू क्या हो गई है? ठीक एंटर हो गई है। तो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि यूजर जो है वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू नहीं एंटर करता, तो क्या डिस्प्ले करवाएं उसे? जी ठीक है जनाब। सर ये चीजें असाइनमेंट में तो नहीं ना इंक्लूड थी? असाइनमेंट का पार्ट ही नहीं है। मैंने पहले बताया है कि जितना हमने पहले किया है सर दैट इज रिक्वायर्ड इन असाइनमेंट। जी
सर वो वेरिएबल्स के नाम जो है ना वो स्पेसिफिक नहीं लिखे हुए, तो आपने क्लास पार्टिसिपेशन में वो आपने रिमार्क दिए थे और उसमें आपने कहा था, तो जब मतलब ये असाइनमेंट बनाई थी तब मुझे वो आइडिया नहीं था, तो उसमें भी मैंने उसी तरह ही वेरिएबल के नाम num1 num2 इस तरह करके दिए थे। यार देखो, ये ना मैंने जिस दिन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, उसी दिन मैंने कहा जी था कि सर। बेटा जी वेरिएबल के नाम A1 X1 ये 2 1 ये नहीं होते हैं, ठीक है। आपने हमेशा मीनिंगफुल, आप देखिए मैं जब भी कोड कर रहा हूँ, चाहे मेरे वेरिएबल का नाम बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं वही लिख रहा हूँ क्योंकि पेपर पे थोड़ी लिखना है हमने हमने तो कंपाइलर पे लिखना है। और एक दफा लिख लिया तो उसके बाद तो बस ठीक है, अब एक दो लेटर टाइप करें तो कंपाइलर हमें लिख के दे देता है। तो एटलीस्ट कंपाइलर पे पूरे नाम होने चाहिए ताकि पढ़ा जा सके कि कोड क्या है। बकाया देख लेंगे, असाइनमेंट जी 1 में सर। रिलैक्सेशन दी जा सकती है क्योंकि पहली अटेम्पटेशन है, तो उसमें हम देख लेंगे। लेकिन असाइनमेंट 2 3 इसमें फिर रिलैक्सेशन नहीं होगी। जी सर। अच्छा, ओके, अभी थैंक यू सर। अभी क्या हुआ, अभी ना मैं सिर्फ बकाया कोड थोड़ी देर के लिए कमेंट करके इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो हम रेंजेस पिछली क्लासेस से इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं, बट एक्सप्लिसिटली आज हम उसको एक नाम भी देंगे उस तरीके कार को। तो देखें, मैंने कंडीशन लगाई कि पहली कंडीशन है वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बढ़ी देता तो मैं उसे बता देता हूं कि आपने इनवैलिड रेंज दी है, ठीक है। फिर मैं चेक करता हूँ, ठीक है यार 0 से बड़ी वैल्यू तो दे रहे हो, पर ये ना हो कि वो अपर बाउंड से भी बड़ी चली जाए, तो इट शुड बी लेस देन 1501 ताकि वो 1500 हो सके। अदरवाइज मैं उसे कह दूंगा कि आपने इनवैलिड इनपुट दी है, वरना मैं सी आउट करवा देता हूँ वैलिड। हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा क्या प्रोग्राम सिक्योर होता है कि नहीं। तो लेट्स से कि पहले मैं दे देता हूँ -230। उसने मुझे बता दिया कि जनाब आप एक इनवैलिड इनपुट देना चाह रहे हैं, रेंज जो है वो 1 से 1500 तक है। तो जनाब मैंने रेंज दी, उसने मुझे तब भी बता दिया कि देखिए जनाब आपकी जो रेंज है वो एक्सीड कर रही है। अब मैं उसको एग्जैक्ट रेंज वाली वैल्यू दे देता हूँ, लेट से 1200। आप देखें क्या हो गया, वैलिड हो गया। तो इस तरह से मैंने अपना प्रोग्राम क्या किया, सिक्योर कर लिया कि यूजर कोई भी गलत रेंज की वैल्यू ना इनपुट कर सके। तो आप देखें मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ कंडीशन अप्लाई कर दी है, तो दिस इज कॉल्ड योर नेस्टेड इफ। सर यहाँ पे हम नेस्टेड इफ, जी जी बताएं। सर यहाँ पे हम नेस्टेड इफ यूज करने की बजाय लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते थे। जी बेटा, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पे जाएंगे ना, एंड और उसकी इवेल्युएशन पे, तब हम बताएंगे कि देखें ये काम आपने नेस्टेड इफ से किया, उसको करने का एक तरीका था कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सके। जी बिल्कुल, हम उस पे जाएंगे। नेक्स्ट वीक हमारा जो है वो बेसिकली नॉट इक्वल और एंड और के लॉजिकल ऑपरेटर्स की डिस्कशन। सर लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेटा उसको ना हमने उस पे ट्राई रन किया था अपने जर्नल प्लस प्लस वाले टूल पे, नोट पैड पे। हमने उसको कंपाइलर के अंदर एग्जीक्यूशन को नहीं देखा हुआ अभी तक। तो जब जी सर अगर हमें मतलब जैसे ही कोई इस तरह कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें उस बताया होगा कि इसको सोल्व करना है लॉजिकल ऑपरेटर से, मतलब एंड और से, और इस तरह नेस्टेड इफ से, या मतलब हमें खुद ही कोई एक चूज करके उसके साथ सोल्व करना पड़ेगा? अच्छा, दो तरीके होते हैं। अभी जब आप लैब में जाओगे ना इस वीक की लैब में, तो आपको ना ये नेस्टेड इफ से करनी होगी प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया। और फिर आप एक लैब में जाओगे, वहां पे आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स ही लगाने होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपकी मर्जी हुआ करेगी कि आप चाहे वो नेस्टेड इफ से करें चाहे लॉजिकल ऑपरेटर से करें, अनटिल अनलेस कि लिखना दिया गया हो कि आपने किससे करना है। अगर तो प्रॉब्लम ने बाउंड ही नहीं किया किससे करना है, तो अप टू यू, ठीक हो गया जी। ओके ले जनाब, अब जो है ना वो मेरी वेट्स की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, वेरी गुड।
अब जब वेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैंने क्या करना है, मैंने प्राइस इनपुट Excuse me, sir. करनी है उसे। जी जनाब। जी बच्चे क्वेश्चन पूछें। सर ये आपने दो दफा एल्स क्यों लगाया प्रोग्राम में? बेटा मैंने हर इफ के साथ एक एल्स एसोसिएट किया हुआ है, तो मैं जितनी इफ कंडीशंस लगाऊंगा मैं उतने एल्स भी साथ साथ ऐड करता हूं। तो जो ये वाला एल्स है, ये दो दफा एल्स क्यों लगाया आपने? बेटा मैं वही बता रहा हूं कि हर इफ के साथ एक एल्स होता है, तो ये वाला एल्स जो है इस अंदर वाली इफ के साथ है, और ये वाला एल्स जो है ये आउटर इफ के साथ है। तो अगर आउटर इफ से कोड फेल होकर आता है तो वो इस एल्स में जाएगा, और अगर इनर इफ से कोड फेल होता है तो वो इस एल्स में जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे दो एल्स लगी हुई हैं। जितनी इफ होगी इन शॉर्ट उतने साथ उसके एसोसिएट एल्स इफ या एल्स आप लोग लगाते हैं। अच्छा जनाब, अब मुझे बताएं प्राइस की रेंजेस क्या हो सकती हैं? मिन वैल्यू क्या होगी और मैक्स वैल्यू क्या होगी? सर 1 to 115 के बिटवीन। नहीं, 115 तो सैंपल इनपुट थी ना, ये तो सैंपल इनपुट थी। चीनी तो 230 रुपए केजी भी ली हुई है। 5750। सर इसमें बस मिनिमम ही होगी, मैक्स तो कुछ भी हो सकती है। मैक्स तो कुछ भी हो सकती है। वेरी नाइस। तो फिर प्रोग्राम को कैसे रोके मैक्स रेंज पे लाने के लिए? डाटा टाइप की जो लिमिट, डाटा टाइप की जो रेंज होती है। एक्सीलेंट जी। मैं कहता हूँ जी मेरी डाटा टाइप की जो भी रेंज होगी मैं वो मैक्सिमम जो है वो प्लेस कर दूंगा। कितने बच्चों ने इंटीजर की रेंज याद कर ली है? वो अभी तक किसी ने भी नहीं की। रेंजेस तो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। चलें, हम कहते हैं जब बच्चे रेंजेस याद कर लेंगे तो यहाँ अपडेट कर लेंगे। मैं कहता हूँ मेरी प्राइस की रेंज है 500। ठीक हो गया? तो मैक्स रेंज क्या आ गई हमारे पास? 500। तो आए इसको भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। इफ प्राइस पर केजी लेस देन या सॉरी ग्रेटर देन 0। अगेन बिल्कुल जी ग्रेटर देन 0 होगी। अगर नहीं होती तो मैं यूजर को दोबारा से यही स्टेटमेंट क्या करवा देता हूँ, सी आउट करवाता हूँ और कहता हूँ रेंज 1 से 500 तक है। देन इफ प्राइस बड़ी तो आ गई 0 से, पर कितनी को बड़ी हो? लेस देन 501। तो हम एल्स लिख देते हैं जनाब हमारी रेंज 1 से 500 तक है। तो अगर तो ये दोनों बिल्कुल ठीक आ गए हैं लाइक रेंज और प्राइस, तो हम फिर क्या कर देते हैं, अपनी चीज़ें जो हमने कैलकुलेट की थी वो फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो आए अब चला कर देखते हैं अपने प्रोग्राम को कि कौन कौन सी इनवैलिड इनपुट है। लेट से -99 इनवैलिड थी जनाब। इसकी रेंज वैलिड थी लेकिन अपर बाउंड गलत दे दिया, तब भी इनवैलिड आ गया। अब मैंने वेट तो बिल्कुल ठीक दे दिया, प्राइस गलत देने लगा, तब भी इनवैलिड इनपुट आ गया। मैंने वेट बिल्कुल ठीक दिया, प्राइस दे दी 900, तब भी उसने इनवैलिड रेंज कह दिया। अब मैं दोनों काम बिल्कुल ठीक दे देता हूँ तो यू विल बी फाइंड आउट कि हमारा सिस्टम जो है वो अब एफिशिएंटली काम कर रहा है कि यूजर कोई भी गलत वैल्यू देगा तो हमारा कोड जो है वो नहीं चलेगा। अब मेरा सर जी सर ये प्राइस में हमें मैक्स की अगर हम नाम भी लगाते हैं तो फिर भी नहीं था ठीक? प्राइस में क्या ना लगाते सर मैं मैक्सिमम लिमिट अगर हम कोई भी ना लगाएं प्राइस। अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें इशू क्या आएगा।
ठीक हो गया। अब हमने प्राइस की ना मैक्स रेंज नहीं सेट की, ठीक है। नहीं, इसे तो इनवैलिड नहीं कहना चाहिए था। एक सेकेंड, कोड हमारा सेव है ना जी? बिल्कुल सेव है। ग्रेटर देन 0 है, तो लेट मी चेक। सिंगल बैग वेट 50 और देता हूँ, ठीक है जी। हमने सेव कर लिए 50। देखिए हमारे पास आंसर गलत आ रहा है। अगर हम इंटीजर की रेंज से बड़ी वैल्यू देना शुरू कर देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो उसको रिवर्स करके नेगेटिव साइंस की तरफ लेना चला जाएगा। लेट से मैं कहता हूं इसको टेस्ट केस रन कर लेते हैं हम। ले जनाब, मैं ये वैल्यू जो है ना वो कॉपी करता हूं और अपने कोड में पेस्ट कर लेता हूं। और मैं जब कंसोल पे अब इनपुट दूंगा ना, मैं इससे बड़ी वैल्यू इनपुट दे देता हूं। 2147483666। अब उसने देखें कि हमें क्या कह दिया है कि आप इनवैलिड रेंज एंटर कर रहे हैं। कोई बता सकता है क्यों? दोबारा एंटर करता हूं, आप देखें वो ना स्टिल इनवैलिड रेंज कहेगा। 2147483666 जी। सर डाटा टाइप से एक्सीड कर रही है। जैसे वो डाटा टाइप से एक्सीड करते हैं, वैल्यू उसके नेगेटिव वैल्यूज की तरफ शिफ्ट कर जाती है। तो वो जैसे उसको रैप अराउंड करना चाहेगा तो वो माइनस का साइन पुट कर देगा। जैसे वो माइनस का साइन पुट करेगा वो वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। तो इस वजह से अपर बाउंड चेक करना भी जरूरी है। यस, हम अगर ये कंडीशन लगा देते हैं कि यूजर विल ऑलवेज एंटर राइट वैल्यूज, तो फिर आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं थी। तो डाटा टाइप से एक्सीड होने की वजह से ना, डर से कि यूजर ऐसी वैल्यू ना एंटर कर दे जो उस डाटा टाइप से हमें एक्सीड करवा दे, हम अपर बाउंड भी चेक करेंगे। लेकिन जनाब, अब आप कोई इनपुट देना चाहें सिस्टम को तो आप बता सकते हैं कि एक प्राइस ये है, किसी भी तरह लाइक आप इसको हैंडल कर सकते हैं। कोड बिल्कुल ठीक चलेगा। तो एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाना, इसको कहते हैं नेस्टिंग करना। एक चीज के अंदर एक चीज आपने लगाई है, तो एक इफ कंडीशन के अंदर आप मल्टीपल इफ लगा सकते हैं, मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और आप देखें कि आप उसी तरह ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके यूज हो रहे हैं। कहीं ग्रेटर देन, कहीं लेस देन, कहीं ग्रेटर देन इक्वल टू आप लगा सकते थे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए, और लेस देन 10150 रे, या लेस देन इक्वल टू 1500 हो जाए। आप दोनों लॉजिक्स आपकी बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगी। कि लेट से कि मैं कहता हूँ 1 1, तो आप देखिए आपकी लॉजिक बिल्कुल इसमें भी ठीक काम करे। नेगेटिव वैल्यूज देख लेते हैं। 0, सॉरी वो जल्दी में हो गया, तो उसने बता दिया कि आपकी रेंज 1 से 1500 तक है। अच्छा, अब कितने बच्चों को ये पता है कि रेंज फ्रॉम और रेंज इन बिटवीन का डिफरेंस क्या होता है? जी, हैंड रेज करें। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता है कि रेंज फ्रॉम और रेंज इन बिटवीन में क्या डिफरेंस है? चलें, किसी को भी नहीं पता, मैं बताता हूँ। जब आपके पास लिखा आता है ना रेंज फ्रॉम, तो इससे ये मुराद है कि वो दोनों वैल्यूज आपने इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल रेंज फ्रॉम 1 to 1500 से मुराद है कि 1 till 1500 क्लोज ब्रैकेट्स हैं ये, ठीक है जी। और जब आपको कहा जाए रेंज इन बिटवीन
1 till 500 है, तो इससे ये मुराद है कि ये दोनों वैल्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो अब ये दोनों ब्रैकेट जरा गौर से देखिएगा, अगर आपकी क्लोज ब्रैकेट्स जो है वो अंदर की तरफ बंद हुई हुई है दोनों, तो इससे ये मुराद है कि ये दोनों वैल्यू सिस्टम का पार्ट हैं। और अगर वो दोनों बाहर की तरफ ओपन है तो इससे ये मुराद है कि ये दोनों वैल्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इन बिटवीन जो होती है वो कभी भी दोनों बाउंड्री सिस्टम का पार्ट नहीं होती, और फ्रॉम टिल दिस से मुराद होता है कि वो दोनों वैल्यू सिस्टम का पार्ट हैं। ठीक हो गया जनाब? तो जिन बच्चों की जरा अटेंडेंस रह गई थी मैं एक दफा दोबारा कॉल करता हूँ। इफ यू आर देयर यू कैन सेट प्रेजेंट। चूंकि आज पहला दिन है टाइमिंग चेंज होने का, तो मैं इसलिए अगेन प्रेजेंट मार्क कर दूंगा, बट अदरवाइज फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास यू विल बी मार्क लेट। तो अब्दुल दाइम, मोहम्मद अफान अरशद, जुहेब जुल्फिकार, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। देन शाहजेब नसीर, हसन अकबर, कासिम अकबर, अली रजा, हाशिम जावेद, अली रजा प्रेजेंट सर। जी, कामरान हैदर, फिरोज खान, सर प्रेजेंट। देन मोहम्मद मोहसिन, हाशिर अली, मायरा माजिद और हमजा बिशारत। प्रेजेंट सर। अली रजा प्रेजेंट। जी अली रजा की लगा दी है मैंने। देन सर हमजा बिशारत की लगा दो। जी मैं हमजा की लगा देता हूँ, एंड मायरा भी प्रेजेंट है। सर मेरी भी लगा दें। जी आपका नाम? सर फिरोज। जी जी फिरोज बेटा लगा दी है मैंने, पहले लगा दी थी आपकी, तो जब आपने भी बोला। सर मेरी भी लगा दो। आपका नाम? शाहजेब नसीर। अभी मैंने बोला तो है, किधर गए हुए थे आप? मैं इधर ही था। बेटा प्रेजेंट भी तो बोल देते। मुझे पता नहीं लगा। चलिए गुड हो गया जी, अटेंडेंस अपडेट हो गई आप बच्चों की। अच्छा, अब कोई ऐसा बच्चा स्टिल अगेन जिसको ये लगता हो कि उसको अभी तक नेस्टिंग का ना कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया, एनीवन, आप अगर नहीं समझ आया, कोई इशू है, यू कैन स्टिल रेज द हैंड ताकि वो कंफ्यूजन क्लियर हो सके। जी नेस्टेड इफ, सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी नेस्टिंग की? जरूरत इसलिए पड़ी कि हमने अपर और लोअर रेंजेस को जो है वो टेस्ट करना था। अब अपर और लोअर रेंजेस को टेस्ट क्यों करना है? टेस्ट इसलिए करना है कि कहीं सिस्टम में जो है वो यूजर गलत वैल्यू एंटर करके सिस्टम को क्रैश ना कर दे। क्रैश से यही मुराद है कि कहीं गार्बेज कैलकुलेशन ना आ जाए। अच्छा, उसको करने का एक तरीका ये था कि हम जो है वो नेस्टेड इफ्स को यूज करें। अब नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट क्या है? नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन जो है वो इम्पोज करते हैं, या एक इफ कंडीशन के अंदर मल्टीपल इफ कंडीशंस आप इम्पोज करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। अच्छा, जब आप बुक पढ़ेंगे ना, अपनी टेक्स्ट बुक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड, तो वहां पे एक दो प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, उनके अंदर ना वो एल्स नहीं लगाएगा। ठीक है, वो एल्स इसलिए नहीं लगाएगा कि उसने यूजर को ना कुछ इंटीमेट नहीं करना, कुछ बताना नहीं है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप लोगों को कि जब भी आप इफ लिखे ना, उसके एल्स में कोई ना कोई जरूर चीज बताएं कि क्यों गलत हुई है चीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मेरी सेम आउटपुट थी दोनों एल्स के अंदर, लेकिन मैंने दोनों इफ के साथ अपना अपना एल्स जो है वो एसोसिएट किया है। तो मैं भी आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगा कि आप एल्स लाजमी लिखा करें। जी
सर अगर दोनों एल्स में जो स्टेटमेंट एक ही लिखते हैं लेकिन एग्जीक्यूट तो एक ही होगी ना? जी जी, चलती एक ही है। अगर आप बाहर वाली इफ की मदद से फॉल्स हुई है कंडीशन तो बाहर वाला एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अदर अंदर वाले इफ की वजह से कंडीशन फॉल्स हो रही है तो अंदर वाला एल्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर बाहर वाला एल्स नहीं चलेगा। अगेन इफ कब फॉल्स होती है? इफ तब फॉल्स होती है जब जीरो आता है या फॉल्स आता है। फॉल्स से मुराद भी जीरो ही है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू अगर आ गई इफ कंडीशन के अंदर, सॉरी, तो आपकी इफ कंडीशन क्या होगी? वो ट्रू होगी। तो मेक श्योर जब भी आप कोई एक्सप्रेशन वैल्यूएट करें, कोई कंडीशन चेक करें, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर जीरो आएगा तो इफ कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अदरवाइज हमारी इफ कंडीशन क्या है? बाय डिफॉल्ट ट्रू ही ट्रू है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आप देंगे, इफ कंडीशन क्या होगी? ट्रू ही होगी। अगेन आप जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे, आप उन एक्सप्रेशंस को इफ कंडीशन के अंदर भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है, और आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगेन अभी तक जो हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं और हमने जो है आज नेस्टेड इफ की है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है अगेन एक नया ऑपरेटर उसमें ऐड हो जाएगा, और कुछ नेस्टेड इफ और एल्स इफ के क्वेश्चन जो है वो हम इसी तरह कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। क्विज आपका इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में होगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा जो है वो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे लैब के अंदर मजीद। और जो मैंने इस वीक में आप लोगों को क्वेश्चन अपलोड किए हैं, 13 क्वेश्चन जो हैं, अगर आप वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके क्विज में मार्क्स जो है ना वो नहीं कटेंगे। सर पोर्टल पे अपलोड सर किए जो हैं आपने अपलोड किए वो पोर्टल पे हैं? जी जी, वो मैंने पोर्टल पे अपलोड किए हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया होगा, ताकि अगर किसी किस्म का कोई इशू है रिगार्डिंग आप आईटीसी, वो आप वहां डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्यूरी जनरेट करनी है, ऐसी क्यूरी जो उन प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आप ग्रुप में जनरेट करें ताकि सबको पता लगे कि इस तरह का कोई शायद क्यूरी आ सकती है हमें भी। और अगर आपने कोई कोड रिलेटेड डिस्कशन करनी होगी तो वो फिर आप प्राइवेट चैट में भी मेरे से कर सकते हैं। कोशिश करके जी जी सर लैब का टास्क आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं जो लैब में मिले थे? जी जी, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी करें कि वो आप अपने लैब इंस्ट्रक्टर से करें। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर थिंक कि शायद वो उनका रिप्लाई लेट हो गया है, मेरी डेडलाइन अकर होने वाली है, यस यू कैन डिस्कस विद मी एज वेल, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके सर। क्योंकि वो उन्होंने मार्किंग करनी होती है, तो हो सकता है कि जब मैं सॉल्व करवाऊं तो मैं कहूँ नहीं ये कंडीशंस भी इम्पोज करें, और आपके लैब इंस्ट्रक्टर जो है वो कहें नहीं अगर बच्चा इसके बगैर भी कर लेता तो वो आप कर सकते हैं। अजद बैठे हुए यहाँ पे 207। अजद बेटा कोई वीडियो ना रिमूव नहीं हो रही, साथ साथ मैं ये कर रहा हूँ आपकी वीडियो जो है वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूँ। उसका फ़ायदा आपको ये होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास वो स्ट्रीम चलता नहीं है, या वो पता नहीं डाउनलोड करनी पड़ती है, या नेट का प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब प्ले कर देती है। तो आज साथ साथ वो सारी वीडियोस आपकी ना यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं आपकी प्लेलिस्ट के अंदर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सर रात आपको मेरा मेल मिल गया? जी जी हिजर, मुझे आपकी मेल मिल गई है, मैं उसे अभी अपडेट कर रहा हूँ मार्क्स को। ठीक है सर। सर वो आपने अपडेट कर दी यूट्यूब पे वीडियो कौन सी रह गई थी? सर सिर्फ एक वीडियो रह गई है बकाया, रेस्ट ऑफ अपलोडेड है। सर जी जी बच्चे। सर वो मेरी जो पहली क्लास पार्टिसिपेशन थी वो सर इंटरनेट की वजह से मैं दे नहीं पाया, तो फिर मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी थी, तो सर उसमें मेरे मार्क्स मतलब वो यार मतलब एक आपकी ग्रेडेड एक्टिविटी थी ना,
बच्चे जिसमें करेंसी नोट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। जी जी सर। बेटा व्हाट्सएप पे तो कोई सबमिशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने वो प्रॉपर मीडियम बनाया हुआ है। सीपीज का मैं आपको बता देता हूँ। सीपीज में ना आपको एक बेनिफिट जो हम देते हैं ना, वो ये